दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा के सवालों को लेकर हाजिर हूं। याद रखेगा ये जो हम हिंदी कवर कर रहे हैं दोस्तों, ये आपके चारों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल का देना हो, टीजीटी या पीजीटी का देना हो, इन चारों के लिए इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है। और आज हमारा कोई पहला लेक्चर नहीं है, आज हमारा 27 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं दोस्तों तो पूरे 800 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। मायने रखता है भाई, आप किसी विषय को पढ़िए ना तो सीक्वेंस में पढ़िए, शुरू से लेकर आखिरी तक जब पढ़ते रहेंगे तब दोस्तों आपको उसकी क्वालिटी समझ में आएगी। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं, उन पर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, हमने एक स्पेशल बैच भी तैयार किया है बीपीएससी के लिए, जो इस चारों एग्जाम को कवर करते हुए आगे भारत में कभी भी दोस्तों आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर हिंदी विषय का सवाल आएगा तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदी नितिन सर से पढ़ने का मतलब है कि कहीं कोई कंफ्यूजन बचा ही नहीं रहेगा। ठीक है, बस आप मेहनत करने के लिए दोस्तों तैयार हो जाइए तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल दे रहा दोस्तों, स्मश्रु का तद्भव बताना है। क्या बताना दोस्तों? तद्भव बताना है। यानी जो स्मश्रु शब्द है यह क्या है दोस्तों? यह तत्सम शब्द है। ठीक है, तो मैं एक तरफ नोट कर लेता हूं दोस्तों तत्सम और एक तरफ नोट कर लेता हूं तद्भव, ताकि आपको अच्छे से बता पाऊं। ये जो स्मश्रु दे रहा दोस्तों, स्मश्रु, यहां ध्यान दीजिए छोटा ओ की मात्रा दिया है। पहली बात, सास नहीं होगा। सास जो शब्द दोस्तों ये तद्भव शब्द है और सास का भी इसी तरह से नाम है, स्मश्रु से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। यहां भी बड़ा सा आधा रहता है, यहां बस म की जगह व रहता है और स्र यहां भी रहता है, बस मात्रा बड़ा होकर रह जाता है। स्वश्रु क्या रहता है दोस्तों? स्मश्रु स्वश्रु। कितना अंतर है, सोचिए कितना नजदीक है। नहीं तो बच्चा ही सोचेगा ना, ये जो स्मश्रु है दोस्तों ये मूंछ को कहा जाता है। किसे कहते हैं? यह मूंछ को कहा जाता है, तो इसे याद रखेगा। आंसू, आंसू दोस्तों यह पहले से तद्भव शब्द है आंसू। ठीक है, और आंसू जो दोस्तों इसका हो जाता है अश्रु। क्या हो जाता है? अश्रु। काफी मिलता जुलता है। ठीक है, इसी तरह श्वास जो है दोस्तों, श्वास ये आपका तत्सम शब्द है श्वास। ठीक है, और श्वास का हो जाता है सांस। ठीक है, क्या हो जाता है? सांस हो जाता है। अरे जो आप सांस लेते हैं ये वाला सांस, ठीक है, तो ये सांस हो जाता है और ये सांस है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, इस बात को आप याद रखेगा। बाकी ऑप्शन गलत है, जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या आपने चूज किया है? मेरी क्लास में कॉपी कलम लेके बैठिएगा, तभी जो है क्लास का आनंद ले पाएंगे। ठीक है, देखिए मैं व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूं कि आपको ज्ञान हो, आपको पता चले कि सच में हमारे अंदर कितनी काबिलियत है, हम कितना तैयार हैं। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल दे रहा है कि पड़ोसी, पड़ोसी शब्द का दोस्तों क्या बताना? आपको यहाँ पे तत्सम बताना है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों यहां भी ले लेते हैं वही हिसाब किताब। ठीक है, एक तरफ तत्सम ले लेते हैं, एक तरफ दोस्तों तद। इससे क्या होता है, लाइन खींचने से ना आपको क्लियर हो जाता है कि कौन सा वाला किधर लिखना है। ठीक है, अब जैसे लिखा पार्श्व, ठीक है, तो पार्श्व मतलब होता है दोस्तों पास। क्या होता है दोस्तों? पास, यानी नजदीक के लिए दोस्तों यह शब्द यूज किया जाता है पार्श्व। ठीक है, इसी तरह दोस्तों परस्व, परस्व नहीं होता दोस्तों, एक शब्द होता है, हाँ परस्व भी लिख सकते हैं, परस्व भी लिख सकते हैं। परस्व दोस्तों परसों के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? परसों। प्रतिवेशी दोस्तों जो शब्द दिया गया, प्रतिवासी शब्द, प्रतिवासी या फिर कहीं कहीं पे मिलेगा आपको प्रतिवेशी। ठीक है, प्रतिवेशी, इन दोनों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पड़ोसी होता है। क्या होता है? पड़ोसी होता है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ये 3 नंबर हो जाएगा। ग्रामवासी मतलब गांव में रहने वाला और अंतःवासी मतलब गुरु के निकट रहने वाला। ठीक है, गुरु के निकट रहकर शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, रहकर शिक्षा ग्रहण करना, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे एकदम हॉस्टल वाली कहानी है, अंतःवासी। क्या कहा जाता है? अंतःवासी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल, इस एक एक चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा। फिलहाल जो हमारा उत्तर है यह प्रतिवासी दोस्तों उत्तर हो जाएगा, इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर आइए। कह रहा है बाल्टी हो गया, तौलिया हो गया, पतलून हो गया। अरे मैं कहता हूं इतना ही क्यों, एक काम करो ना, ये व्यक्ति दोस्तों नहाने जा रहा था। ठीक है, नहाने जा रहा था तो इसको जरूरत किसकी पड़ी दोस्तों? इसको जरूरत पड़ी एक बाल्टी की। ठीक है, ये तो बाल्टी हो गया। इस बाल्टी को रख करके अभी व्यक्ति नहाने जा रहा था तो इसे जरूरत पड़ी दोस्तों एक तौलिया की। ठीक है, नहाने के लिए तो तौलिया की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और पहनने के लिए दोस्तों किसकी जरूरत पड़ेगी? पहनने के लिए एक पतलून की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब पतलून लिखी दियो दोस्तों तो साथ ही साथ दोस्तों कमीज भी लिख लो। हाँ,
साथ ही साथ दोस्तों क्या बना लो, यहाँ पे कमीज बना लो, ठीक है। देखिए ये सब छोटा छोटा इमेज बनाने से क्या होता है, थोड़ा मजा बढ़ जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये पतलून शब्द, ठीक है, पतलून शब्द, ये कमीज शब्द, ठीक है, ये कमीज शब्द, और ये तौलिया शब्द, ठीक है, ये तौलिया शब्द, बाल्टी शब्द। और ये जो पतलून तौलिया कमीज है, ये पता कहाँ रखा था, ये रखा था एक अलमारी में। कहाँ रखा था दोस्तों, यह एक अलमारी में रखा था। तो ये अलमारी शब्द ध्यान से सुनते जाइए, खाली कहानी सुनिए, आनंद आ जाएगा। यह अलमारी शब्द, लेकिन अलमारी संजोग से लॉक था। क्या था, लॉक था। तो यहां पे दोस्तों आप एक शब्द याद रखेंगे, चाबी। अब खुलेगा कैसे दोस्तों, चाबी से खुलेगा। तो याद रखेगा यहां पे क्या हो गया दोस्तों, एक चाबी हो गया, ऐसे ये चाबी, ठीक है, एक चाबी हो गया, अलमारी चाबी। ये सब दोस्तों क्या था, और उसी में दोस्तों आलपिन लगा के दोस्तों ये सब रखा था। ऐसे करके इतना जो शब्द है आप याद रखेंगे, ये सभी पुर्तगाली शब्द है। क्या है, पुर्तगाली शब्द है। कंफ्यूज न होइएगा, ये आप याद रखिए, ठीक है। मेरे साथ जुड़िए, आपको एक एक चीज में समझाऊंगा, इतना आराम से समझाऊंगा ना कि आप कहेंगे कि वाह सर, आराम से। अब देखिए कितना आराम से आपको याद हो गया, ये बस खाली आपको कोरिलेट करना है यहाँ पे, और धीरे धीरे ये सब जो है क्लियर हो जाएगा। करा दोहा कोश के रचयिता दोस्तों कौन है, दोहा कोश दोस्तों किसकी रचना है, आपको सोच समझ के बताना है। दोहा कोश, ठीक है, क्या यह लुइपा की रचना है। लुइपा दोस्तों 84 सिद्ध पुरुषों में से एक माने जाते हैं, ठीक है, 84 सिद्ध कवियों में से दोस्तों एक माने जाते हैं, ठीक है, 84 सिद्ध में से एक दोस्तों यह भी लुइपा है, जोइंद है, सरहपा। ये रचना जो दोस्तों ये सरहपा की, कड़हपा नहीं, कड़हपा ने दोस्तों, कड़हपा की भी एक रचना दोस्तों दोहा कोश है, बट इसे दोहा कोश न कह के कविता कोश कहिए, ठीक है, कविता कोश इनकी एक रचना है दोस्तों। कई जगह पे दोहा कोश भी वर्णित है, बट दोस्तों जो मुख्य वाला दोहा कोश है जिसके वजह से पॉपुलरिटी मिली, ठीक है, वो सरहपा की रचना है। सरहपा ने दोस्तों कुल 32 ग्रंथ की रचना की, ठीक है, 32 ग्रंथ में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना इन्हीं कौन की है, ये दोहा कोशी रचना, इनको याद रखेंगे, ठीक है। सरहपा को एक मामले में और याद रखा जाता है, राहुल सांस्कृत्यायन का नाम सुना है, सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी ने इन्हें पहले कवि का दर्जा किया, ठीक है। इन्हें क्या माना दोस्तों, इन्हें पहला कवि। अब पूछता है सवाल कि इनको पहला कवि दोस्तों किसने माना है, तो हिंदी का पहला कवि, ये आप याद, क्या लिखा रहा है यार, हिंदी का राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है, पहला कवि। कभी मैं आपको बता के चला जाऊं कि हिंदी के पहले कवि कहे जाते हैं, और परीक्षा में बार बार सवाल पूछा जाता है कि पहला कवि कहा किसने, तो याद रखेगा राहुल सांकृत्यायन ने कहा। ऐसे बहुत अलग अलग जो व्याकरणाचार्य हैं वो अलग अलग लोगों को पहले कवि का दर्जा देते हैं, लेकिन आप यही मानिएगा, यही 100% दोस्तों सत्य है, ज्यादातर लोग इसी को मानते हैं, ठीक है। एक सवाल यहां से और पूछता है कि जो सरहपा थे ये किसके समकालीन थे, तो एक शासक था दोस्तों, पालवंशी शासक था, धर्मपाल उसका नाम था, ठीक है, पाल शासक धर्मपाल के समकालीन, ठीक है। धर्मपाल के क्या थे दोस्तों, यह समकालीन थे। जैसे कबीरदास का नहीं पूछ लेता तो सिकंदर लोधी या बहलोल लोधी आप बताते हैं, उसी तरह से दोस्तों सिकंदर लोधी या इब्राहिम लोधी आप बताते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और सरहपा को दोस्तों एक काम के लिए आप और याद रखिए, कैसे मैं बताऊं, अलग पेन से लिख देता हूं। सरहपा को एक काम के लिए और आप याद रखेगा, सरहपा बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। वज्रयान जो शाखा थी दोस्तों, ये बहुत बड़े बौद्धिस्ट थे, ठीक है, तो वज्रयान शाखा के दोस्तों ये प्रवर्तक कहे जाते हैं सरहपा। क्या बात करते हैं, हाँ समझिए बात को, ठीक है, बात वहां से जाके कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक एक बातें आप याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा प्रेम सागर के रचनाकार दोस्तों कौन है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, करा सदल मिश्र जी हैं, उस्मान जी हैं, लल्लू लाल जी हैं, या सुंदरदास जी हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें दोस्तों, ये जो प्रेम सागर है ये लल्लू लाल जी की रचना है, और आपको यह जानकारी नहीं होगी। मैं आज एक ऐसी बात बता देता हूं प्रेम सागर के बारे में कि आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। प्रेम सागर दोस्तों यह भारत की पहली प्रकाशित पुस्तक मानी जाती है, भारत की पहली प्रकाशित पुस्तक, ठीक है, पहली प्रकाशित पुस्तक मानी जाती दोस्तों हिंदी की, ठीक है, हिंदी भाषा में प्रकाशित दोस्तों ये पहली पुस्तक है। और कब इसका प्रकाशन हुआ था ये भी आपको बता दूं, इसका प्रकाशन हुआ था 1803 में। कुछ बच्चे दोस्तों यहां उदंत मार्तंड का नाम याद रखते हैं, किसका नाम याद रखते हैं, उदंत
उदंत मार्तंड का दोस्तों नाम याद रखते हैं, ठीक है। उदंत मार्तंड की रचना दोस्तों जुगल किशोर जी ने किया था, इसका संपादन किया था जुगल किशोर जी ने, ठीक है। और उदंत मार्तंड दोस्तों एक समाचार पत्र है, ठीक है। क्या है दोस्तों, यह एक समाचार पत्र है और मैं यहां किताब की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिलहाल समाचार पत्र भी है, तो याद रखेगा यह 1826 में दोस्तों पब्लिश हुआ, जबकि ये वाली लल्लू लाल जी वाली किताब जो है ये 1803 में ही पब्लिश हो गई थी। तो आप मुझे बताइए कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। मैं कहता हूं कि खाली रचनाओं से काम नहीं चलेगा। आज मेरे माइंड में आया कि नहीं, बच्चों को कुछ अलग से भी पढ़ाना पड़ेगा, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से चीजें उन्हें याद हो जाए। हो सकता है कि आपको प्रेम सागर रचना न याद होती, लेकिन अब इतना बड़ा इतिहास जान करके ये बात आपके दिमाग में बैठेगा कि नहीं, लल्लू लाल हैं यार इंपॉर्टेंट, ठीक है। लल्लू लाल इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना चाहिए। आगे देखिए, करा है कि उनको नहीं पढ़ना चाहिए, उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। करा बघेली का संबंध दोस्तों किस उपभाषा से है, क्या है राजस्थानी से है, नहीं, यह पूर्वी हिंदी से दोस्तों संबंधित है, बिहारी से नहीं, पश्चिमी से नहीं। पूर्वी हिंदी की जब आप बात करते दोस्तों तो कुल 3 चीजें पढ़ते हैं। एक तो दोस्तों आप अवधि का नाम पढ़ते हैं, दूसरा दोस्तों आप बघेली का नाम पढ़ते हैं, तीसरा दोस्तों आप छत्तीसगढ़ी का नाम पढ़ते हैं, ठीक है। किसका नाम, छत्तीसगढ़ी का। ये 3 चीजें हैं दोस्तों जो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी तरह से जब बिहारी में जाते हैं दोस्तों तब वहां मैथिली पढ़ते हैं, भोजपुरी पढ़ते हैं, मगही पढ़ते हैं ना, ठीक है। नहीं जानकारी तो पढ़िए मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह राजस्थानी में जाएंगे तो मेवाती पढ़ेंगे, मारवाड़ी पढ़ेंगे, जयपुरी पढ़ेंगे, जिसे ढूढ़ाड़ी भी कहा जाता है, ये सब आप देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक चीज जो है क्लियर रखिए। आगे बढ़ते हैं। करा किरण का पर्यायवाची दोस्तों शब्द कौन सा, ये बताइए। किरण का पर्यायवाची क्या होता है, करा किरण का पर्यायवाची प्रभा होता है, बिल्कुल सही, प्रभा होता है। रवि दोस्तों किसे कहा जाता है, रवि तो सूर्य को कहा जाता है, गलत है। हिमांशु दोस्तों किसे कहा जाता है, हिमांशु चंद्रमा को कहा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ज्योत्सना दोस्तों किसे कहा जाता है, कल ही आपने पढ़ा था, ज्योत्सना दोस्तों ये चांदनी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, चांदनी को। अयामा दोस्तों किसे कहा जाता है, रात्रि को कहा जाता है, तो ये सब गलत ऑप्शन है। प्रभा दोस्तों सही हो जाएगा। प्रभा के अलावा याद रखेंगे इसे किरण कहा जाता है, इसे पुंज कहा जाता है, इसे मरीचि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मरीचि कहा जाता है, ठीक है। इसे और क्या क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ज्योति कहते हैं ना, ज्योति कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब नाम आप याद रखेंगे जब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किरण के बारे में पढ़ रहे हैं, पुंज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। करा अतनु, अतनु का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा, अतनु। अतनु क्या ईश्वर को कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। क्या कृष्ण को कहा जाता है, नहीं दोस्तों, ये कामदेव को कहा जाता है, अम्ल को नहीं, शरीर को नहीं। कामदेव की बात हो रही दोस्तों तो लिखिए, कामदेव को दोस्तों अनंग कहते हैं, क्यों, इनका कोई शरीर नहीं है, कोई अंग नहीं है, ठीक है। अनंग के अलावा दोस्तों इन्हें अतनु कहते हैं, इन्हें मार कहते हैं, इन्हें अस्मर कहते हैं, ठीक है। इन्हें पुष्प धनवा कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्प धनवा कहते हैं। इन्हें जो है और क्या कहते हैं, पंचसर कहते हैं, 5-5 बाण चलाते थे, ठीक है। इसके अलावा रतिपति कहते हैं, रति इनकी पत्नी का नाम था, रतिपति, रतिनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं, रतिनाथ। ये सब जो नाम है दोस्तों ये कामदेव जी का नाम है, किसका नाम है, ये कामदेव का नाम है। तो पर्यायवाची आप पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें आप धीरे धीरे करके अपने दिमाग में याद रखिए। याद रखिए नहीं, याद होना चाहिए। ये एक मॉक टेस्ट सीरीज है। मॉक टेस्ट आप पता है, आप पता नहीं किस वजह से मॉक टेस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं मॉक टेस्ट क्यों पढ़ा जाता है। मॉक टेस्ट पढ़ने का एक कारण ये होता है कि हम हिंदी विषय में पूरी तरह से पारंगत हैं, हमने अपने हिसाब से हिंदी विषय को पूरी तरह से तैयार कर लिया है और हम यह महसूस करते हुए काम करते हैं कि ये जो सवाल आज नितिन सर हमारे समक्ष दे रहे हैं, एजीटी जैसे सवाल मैं मान के चल रहा हूं कि परीक्षा में आ रहे हैं, तो क्या इन सवालों को हम सही तरीके से उत्तर दे पा रहे हैं। अगर उत्तर नहीं दे पा रहे दोस्तों तो बहुत सारे बच्चों के पास जो रास्ता होता है वो एक रास्ता होता है, वो सोचते हैं कि रोज हम पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नहीं, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। आप एक बार डिटेल में हिंदी पढ़ लो ना, क्यों आप हिंदी से भाग रहे हैं। मेरी बात मानिए, आप एक बार दोस्तों स्टडी 91 पर अपना समय दीजिए, विश्वास कीजिए, एक बार आप हिंदी पढ़ के देखिए। भारत में कोई भी एग्जाम हिंदी में आपको परास्त नहीं कर पाएगा, पहली बात। और आप हिंदी के मास्टर हो जाएंगे अगर आपने ईमानदारी से क्लास अटेंड किया तो हिंदी के मास्टर हो जाएंगे, ये मैं विश्वास दिला रहा हूं। पढ़ के देखिए, बहुत सारे देखिए, मैंने क्या है कि बहुत हो हल्ला नहीं मचाता हूं। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो बराबर मुझे कॉल करते रहते हैं, बताते हैं। लास्ट टाइम जो बीपीएससी हुआ था उसमें बहुत सारे रैंक होल्डर हैं जिनकी कॉल मेरे पास आती, लेकिन मैं कभी ना पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल नहीं करता, पता नहीं क्यों, इच्छा नहीं करता मेरा। मैं थोड़ा दूसरे टाइप का व्यक्ति हूँ, आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा।
और अगर कोई बच्चा हो जिससे मेरी लगातार बातें हुई हैं, कई ऐसे बच्चे हैं, तो एक बार कमेंट कर दिए, लोगों को दिख जाए, ठीक है, क्योंकि मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता, मुझे बड़ा खराब लगता है। तो आप कहेंगे तो लोग विश्वास करेंगे, आपकी बातों पर लोग भरोसा करेंगे, ठीक है। आइए पढ़िए, कोर्स एक बार पढ़िए, फिर इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए, आपको आनंद आए। और ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, मैं थोड़े दिनों तो कि दोस्तों इसे चलाने वाला हूं। आगे लिख रहा है दोस्तों उद्धार। उद्धार में दोस्तों उपसर्ग क्या है ये आपको बताना, उपसर्ग यहां छांटना दोस्तों। तो उद्धार जो शब्द है, पहले आपको यहां पर संधि विच्छेद करना पड़ेगा। अब ये दो शब्दों से मिलकर बनता है दोस्तों, एक शब्द है उत और दूसरा शब्द है हार, ठीक है। हाँ, अगर दोस्तों यहां संधि हमसे पूछता ना, तब हम बता देते दोस्तों कि यहां पर व्यंजन संधि है। क्या बता देते? व्यंजन संधि। लेकिन संधि पूछा नहीं है, यहां हमसे उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है दोस्तों? यह हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। इस प्रकार दोस्तों यहां उत उपसर्ग हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन दोस्तों गलत है, केवल आपको जो है तंग करना, परेशान करने के लिए दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आगे आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है शुभागमन। शुभागमन में दोस्तों समास कौन सा है? ठीक है, तो शुभागमन में समास होता है शुभ है जिसका आगमन। शुभ है जिसका आगमन, उसके लिए क्या शब्द हो जाता है दोस्तों? उसके लिए शुभागमन हो जाता है। यह अव्ययीभाव समास नहीं दोस्तों, यह कैसा समास है? शुभ है जिसका आगमन, ठीक है, यह कर्मधारय समास है, ठीक है। तारीफ है, आपके आगमन को शुभ बताया जा रहा है, यहां पर क्या है दोस्तों? तारीफ है। और जहां कहीं तारीफ वाली बात हो जाए, आप हमेशा याद रखिए, चाहे देखिए मैं एग्जांपल दे दूं, कभी भी आपके सामने महात्मा शब्द आ जाए, महान है जो आत्मा, या दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, ठीक है, या फिर दोस्तों क्या आ जाए, इस तरह के कोई भी शब्द आए, जैसे नीलांबर आ जाए, ठीक है, नीलांबर आ जाए, जैसे चरण कमल आ जाए, चरण कमल आ जाए, इन सब शब्दों में दोस्तों कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास ही है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। कर्मधारय समास में हमेशा उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है। आगे बढ़िए। बच्चा कंफ्यूज, उत्तर पद क्या होता है? उत्तर माने बाद वाला, पीछे वाला पद, ठीक है। अब ये सब पढ़ना है तो आप समय दीजिए और आइए पेड कोर्स में। करा मंत्री परिषद में समास दोस्तों कौन सा ये बताइए, ठीक है। मंत्री परिषद का पहले समास विग्रह करिए तो आपको मिलेगा मंत्रियों की परिषद, ठीक है। मंत्रियों की परिषद जो होती है उसे मंत्री परिषद कहा जाता है, ठीक है। और मंत्रियों की परिषद, इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि दोस्तों काकी के, नानी ने, रारी रे, ये दोस्तों संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों? यह संबंध तत्पुरुष में आते हैं। तो यहां पर फिलहाल तो आप याद रखेंगे कि यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन तो गलत है, केवल आपको भ्रमित करने के लिए यहां पर दिया गया है। आगे आ जाइए अगले सवाल पर। करा सेनाध्यक्ष में संधि बताइए। अब बच्चा रट के बैठा है कि कभी भी य और व के साथ कोई अर्धवर्ण आ जाए, कोई भी अर्धवर्ण आ जाए तो हम जवाब क्या देने के लिए तत्पर हैं? हमारा रोम रोम कह रहा यण स्वर संधि, और तुरंत बच्चा आएगा कहेगा यण स्वर संधि यहां सही जवाब है, और लेकिन यह आपका गलत जवाब है। ऐसे नहीं काम करना है, हर सवाल को पहले तोड़िए, तोड़ने के बाद दोस्तों आप डिसाइड कीजिए। जब सेना अध्यक्ष को आप तोड़ेंगे ना तो आपको मिलेगा सेना धन अध्यक्ष, ठीक है। क्या मिलेगा? सेना धन अध्यक्ष मिलेगा। सेना में से आ की मात्रा ले लिया, अध्यक्ष से अ की मात्रा ले लिया, इसलिए आ की मात्रा बन गया, और यहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाता है, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी सवाल में अगर आपसे पूछता कि अध्यक्ष में कौन सी संधि है, तब आप कहते दोस्तों अध्यक्ष के लिए अधिधन अक्ष, ठीक है, अधिधन अक्ष, और तब जाके आप कहते हैं कि यहां पर यण स्वर संधि है। देखिए अध्यक्ष में यण स्वर संधि है और सेनाध्यक्ष में दीर्घ स्वर संधि है। बात को समझिएगा, आप रटे रटाए तरीके से काम करेंगे तो नहीं काम चलने वाला। इसलिए आप आइए, समय दीजिए, पढ़िए, आपके हित के लिए दोस्तों मैं बुला रहा हूं आपको, ठीक है। इसको सीखिए। यहां पे गलती करेंगे, सुधरने का मौका है। परीक्षा में गलती करेंगे, कोई मौका नहीं, आपका साल 2 साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि कहां मौका है और कहां नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। करा मध्वालय। मध्वालय में दोस्तों कौन सा संधि है? मध्वालय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको शब्द मिलेगा मधुधन आलय। क्या मिलेगा? मधुधन आलय, ठीक है। अब ये जो ध है दोस्तों, यहां पर अर्धवर्ण वाला उत्तर होगा, तो यहां पर दोस्तों यण स्वर संधि होगा। ये आप याद रखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि हो जाएगा आपका सही जवाब। क्यों? यहां पर मधुधन आलय, तब दोस्तों इस वजह से यह अर्धवर्ण बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए और अगले सवाल पर आते हैं। करा वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, वह स्त्री जिसको उसके पति ने दोस्तों त्याग दिया, उसे क्या कहा जाता है? क्या कुल्टा कहा जाता है? कुल्टा नहीं। अब आपके मन में सवाल तो भी आ सकता है ना, सर अगर कुल्टा नहीं कहा जाता तो कुल्टा किसे कहा जाता है? पॉइंट वाली बात है ना। तो याद रखेगा, कुल्टा का मतलब होता है अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री, ठीक है। अनेक पुरुषों से
संबंध रखने वाली स्त्री है जो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उल्टा। पॉइंट 1 नोट करिएगा। पॉइंट 2 नोट करिएगा, परकिया, ठीक है, पर पुरुष से प्रेम करने वाली, ठीक है, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं परकिया। जो अपनी जो पत्नी है अगर वो प्रेम करी तो स्वकिया हो जाएगी, लेकिन कोई महिला अगर दूसरे पुरुष को प्रेम कर रही है तब वहां परकिया हो जाएगी। और वह स्त्री जिससे उसके पति ने त्याग दिया उसके लिए शब्द हो जाता है परित्यक्ता। क्या हो जाता है, परित्यक्ता शब्द हो जाता है। और एक अगला सवाल दे रहा दोस्तों, बांझ, ठीक है, जिसे पुत्र न उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है, जिसे पुत्र न उत्पन्न हो रहा हो उसके लिए दोस्तों बांझ शब्द आता है। एक शब्द है तलाकशुदा, ठीक है, तलाकशुदा पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, ठीक है। तलाकशुदा का काम क्या है दोस्तों, विवाह विच्छेद से, ठीक है, किससे दोस्तों, विवाह विच्छेद, ठीक है, विवाह विच्छेद से। तो ये आपका जवाब होगा नहीं। फिलहाल जो हमारा सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर सी है। आप एक एक के बारे में जानते रहिए। क्या है ना कि कभी कभी कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आप ना वो भी बता दिए, शब्द का कभी कभी अर्थ भी बता दिया करिए। मैं आपके मैसेज पढ़ता हूं, देखिए रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। आप समझिए अगर रिप्लाई दूंगा तो जितने समय में रिप्लाई करूंगा, मान लीजिए मैंने 1 घंटा समय निकाला कि आज मुझे कमेंट पे रिप्लाई देना है, तो मैं 1 घंटे में बहुत ज्यादा 100 कमेंट का रिप्लाई दे पाऊंगा। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं तो उस 1 घंटे में 600-700-800 कमेंट पढ़ लेता हूं। तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए या रिप्लाई देना चाहिए? तो मेरी कोशिश यही रहती कि मैं रिप्लाई कम, जानकारी चाहिए भाई कौन क्या कर रहा है और उस चीज को मुझे इंप्लीमेंट करना है अपनी क्लास में। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, आप घबराइए मत कि जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कमेंट का आप रिप्लाई नहीं कर रहे, ये नहीं होने। आप घबराइए मत, आप कमेंट दीजिए, आपका कमेंट देने का पर्पज पूरा हो रहा है, ठीक है। मैं उस कमेंट को रीड करता हूं, ठीक है। आगे ये करा जो ममत्व में रहित हो, ठीक है, यानी ममत्व में रहित मतलब जिसके अंदर ममता। इसका मतलब क्या है, इसको दूसरे भाव में लिखेंगे तो आप ये कह सकते हैं जिसके अंदर यानी जिसके हृदय में ममता न हो, जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्मम। ये निरामय दोस्तों गलत शब्द है, निरामय नहीं होता है, निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। निरामया, निरामय शब्द नहीं होता, निरामया। निरामया का मतलब होता है निरोग। क्या हो जाता है, निरोग, यानी आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहिए, ठीक है। जो दूसरा शब्द दिया है निर्मोही, निर्मोही इसका मतलब है मोह न हो, ठीक है, मोह न हो, ठीक है, जिसके अंदर मोह न हो उसके लिए निर्मोही होता है, ठीक है। एक शब्द दिया दोस्तों निष्ठुर। निष्ठुर माने क्या होता है, कोई बच्चा बताए? ये शब्द बहुत जो है अच्छा है लेकिन आप इसका मतलब नहीं समझ सकते, ठीक है। निष्ठुर मतलब होता है कठोर हृदय वाला। हाँ, जिसका हृदय दोस्तों क्या हो, कठोर हो, उसके लिए शब्द होता है निष्ठुर। अममता तो आप जान ही रहे हैं। फिलहाल यहां निर्मम दोस्तों आपका जवाब होगा, बाकी सब ऑप्शन क्या है, गलत है। निर्मम मतलब जो ममता जिसके अंदर न हो। तो आप आराम से आप अपना जवाब दे सकते हैं। मैंने जानबूझ के ऐसे जो है सवाल रखे कि आप कंफ्यूज होइए। आगे देखिए, करा कच्चे घड़े पानी भरना। कच्चे घड़े पानी भरना यह एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, कच्चे घड़े पानी भरना, ठीक है। करा कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, या इनमें से कोई नहीं। कच्चे घड़े पानी भरना, ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों मूर्खतापूर्ण काम करना, ठीक है। तो याद रखेगा यहां धन अर्थ दोनों से जाना। इसमें एक चीज और भी है, लिखिएगा अर्थ और धन अर्थ नहीं, अर्थ और श्रम दोनों से, दोनों व्यर्थ, ठीक है, दोनों व्यर्थ वही होता मूर्खतापूर्ण काम, ठीक है। इसी को कहते हैं कच्चे घड़े पानी भरना। बाकी का ऑप्शन केवल आपको जो है परेशान करने के लिए दिया है कि आप कैसे गलत जवाब दीजिए और 1 नंबर आपका कटे। आजकल मैंने नए सवाल बनाना शुरू किया। अगर मेरे जो पुराने बच्चे होंगे जो बहुत दिनों से हिंदी पढ़ रहे होंगे, ईमानदारी से आप मुझे बताइए ये सब सवाल नए हैं या मैंने आपको पहले प्रैक्टिस कराया है, ठीक है। नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप पेड में पढ़ रहे हो। देखिए मेरा मानना होता है ना कि हमेशा नए सवाल पे हम डिस्कस करें। वही घिसा पिटा पुराना सवाल एक ही परीक्षा के लिए बनाया, उसको अगले परीक्षा में ठूंस दिया, नहीं यार, खाना पूर्ति नहीं अच्छा लगता। पता नहीं क्यों भगवान ने ऐसा बना ही नहीं कि मैं खाना पूर्ति करूं। अगला सवाल दे रहा है चांदी का ऐनक लगाना। चांदी का ऐनक लगाना दोस्तों इसका अर्थ क्या है आपको ये बताना है। चांदी का ऐनक लगाना इसका अर्थ क्या है बताना है। तो लिख रहा है दोस्तों घूस लेकर काम करना, खूब लाभ होना। अब बच्चा सोच सकता है कि ऐनक यानी चश्मा और चांदी का है तो हो सकता है कि लाभ है, लाभ की बात कर रहा हूं, नहीं,
लाभ नहीं दोस्तों। प्रतिष्ठा बनाए रखना, कई जगह पे भी मिला, बहुत सारे गूगल सर्च करने पे आपको ये भी जवाब मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये गलत है। बहुत अमीर होना, आंख में मोतियाबिंद नहीं दोस्तों। घूस लेकर काम करने को कहा जाता है चांदी का ऐनक लगाना। घूस लेकर काम करना, हर जगह आपको धन है, धन लक्ष्मी ही दिखना, ठीक है, वही होता है। बिना घूस के काम न करना, उसी के लिए मुहावरा आता है। कह रहा गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना, ये लोकोक्ति है, ठीक है। कह रहा मुश्किल में पड़ जाना, ये मुसीकल नहीं लिखा दोस्तों, ये गलत लिखा है, मुश्किल होना चाहिए यहां पे, ठीक है। मुश्किल वर्तनी भी सही करते चलिए। मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, या उपकार के बदले स्वयं दुख भोगना, यही दोस्तों सही जवाब होगा। गए थे उपकार करने और जो नमाज गले पड़ी, यानी खुद दुख में फंस गए, खुद संकट में फंस गए। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ये इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 से जुड़िए। जो हमारा सुपर सेलिंग बैच है ना, आप तो ये देख रहे हैं, आपके पास अगर थोड़ा सा भी फुर्सत हो तो आप मुझसे ना एक बार एक विषय पढ़ के देखो, मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसा इतिहास पूरे भारत में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, चाहे ऑनलाइन पढ़ लो, चाहे ऑफलाइन पढ़ लो, चाहे सेल्फ स्टडी पढ़ लो। लेकिन मैं जिस शिद्दत से इतिहास तैयार कर रहा हूं ना, और मेरा अपना मानना है ना, आप विषय को एक बार पढ़िए, बार बार नहीं। परीक्षा चाहे जितनी दीजिए, भारत में छोटे से छोटा एग्जाम दीजिए, बड़े से बड़ा एग्जाम दीजिए, बार बार विषय नहीं पढ़ना, विषय को एक बार पढ़ना है, ठीक है। बार बार पढ़ने का मतलब वो तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई ना, कि कोचिंग वाले आपसे कह रहे हैं कि चलो ये वैकेंसी आ गई, अब ये ले लो, ये वैकेंसी आ गई, ये ले लो। नहीं, एक बार पढ़िए ना, बार बार क्यों पढ़ना भाई। एक बार विषय पढ़िए और मेंस तक की दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी। एक ऐसा बैच है, एक बार आप डेमो पढ़ के देखो, मत खरीदो बैच। फ्री वाली क्लास देख सकते हो कि नहीं, इस बैच को ओपन करो स्टडी 91 ऑफिशियल ऐप पर, वहां पे ऊपर डेमो क्लास देखेगा। डेमो में जितना लेक्चर मैंने दिया है, कम से कम वो तो देख लो भाई। मत लो बैच, आपकी इच्छा करेगा लेना, नहीं इच्छा करेगी मत लेना। देखे रहोगे तो पता तो चलेगा ना। तो एक बार दोस्तों डेमो जरूर देखना आप, ठीक है। बाकी आपके हित में जो बैच लगे आप वो ले सकते हैं, जो जरूरत है आप वो लीजिए पहले। आगे लिख रहा दोस्तों, प्रीति कोमल से खाना बनवाती है। प्रीति कोमल से खाना बनवाती, कौन सी क्रिया है इस वाक्य में, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको लिख रहा होगा खाना बनवाना, तो यहां पे देखिए संयुक्त क्रिया नहीं, संयुक्त क्रिया होता तो कहीं ना कहीं और, इसलिए इस तरह के योजक शब्दों से दोस्तों ये जुड़ा होता, ठीक है। इस तरह का कोई न कोई योजक शब्द यहां पर होता जो दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया, कोई काम पहले होती है फिर एक क्रिया बाद में। जैसे मैं कहूं बच्चा दूध पीकर सो गया, तो पहले दूध पिया एक क्रिया, फिर सो गया दूसरी क्रिया, तब वहां पे होता पूर्वकालिक क्रिया कौन सी। तो मैं कहता कौन सा काम पहले हुआ, सोने वाला पहले हुआ कि दूध वाला, तो आप कहते दूध वाला, तो मैं कहता यहां पर ये पूर्वकालिक क्रिया है। यहां पे जो उत्तर होगा दोस्तों ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है, नाम धातु कृदंत नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए जैसे मैं कहूं पढ़ना शब्द है, पढ़ना शब्द है ना, तो पढ़ना से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है पढ़वाना, ठीक है। इसी तरह बनाना से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है बनाना और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया होता है बनवाना। क्या होता है, बनवाना। तो यहां पे लिखा दोस्तों बनवा रही है, यहां पर यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों, यहां पर यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का दोस्तों उदाहरण है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, है तो प्रेरणार्थक, लेकिन उसमें कौन सा, क्या मूल क्रिया, नहीं, प्रथम प्रेरणार्थक नहीं, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों। ये आप याद रखेंगे तो 3 नंबर दोस्तों जो आपका उत्तर दिया है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, इसमें सर्वनाम बताना है। मैंने आज कुछ नए नए टॉपिक शामिल किए, मैंने कहा रोज वही घिसे पीटे नहीं, कुछ नया करते हैं, ठीक है, कुछ नया सवाल शामिल करते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं हिंदी पढ़ रहे हैं यार, बहुत सारे चैप्टर, मुझे तो हर चैप्टर से सवाल डालना है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो यहां देखिए एक शब्द लिखा है जितना, और फिर यही शब्द यहां लिखा है उतना, ठीक है, जितना, यानी जितना डालोगे उतना मीठा होगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितना डालना चाहते हैं, डाल दिए जितना डाल सकते हैं, फिर उतना मीठा हो जाएगा जितना डाले रहेंगे। तो ये आप समझ रहे, करा यहां किस प्रकार का सर्वनाम है, क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। पुरुषवाचक कहां से आ जाएगा जी, फिर कर संबंधवाचक, हाँ संबंध हो सकता है, क्यों, जितना का संबंध उतना से है, या उतना का संबंध जी भाई जितना डालोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो ये संबंध हो जाएगा, निज में नहीं आएगा, निश्चय में भी नहीं आएगा, व्यक्ति भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सब दोस्तों व्यक्ति तो ऐसे उसमें आता है यार, वो तो संज्ञा में आता है ना, यहां कहां रख दिया, ठीक है। निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक ये अलग अलग हो जाते हैं। निजवाचक में जब आप स्वयं या मैं अपनी बात करते हैं तब दोस्तों निजवाचक होता है, यहां संबंधवाचक सर्वनाम होगा, इसे आप ध्यान देंगे।
अब बहुत विस्तार से सर्वनाम पढ़ने की इच्छा है कि सर इसके 6 प्रकार हमको बता दीजिए, पेड कोर्स, बुरा ना मानिएगा, लेकिन यहां पर मॉक टेस्ट की क्लास चल रही है, मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं, ठीक है। करा तिगुना। तिगुना दोस्तों ये किस प्रकार का विशेषण, आप ये बताइए। कोई बच्चा के दिमाग में आएगा सर ये गणना है एक तरह की, नहीं बेटा गणना नहीं है, ये आपके सोच की बात है। गणना किसे कहते हैं, जब आप नंबर बोलते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 3 4, ठीक है, तब दोस्तों यह क्या हो जाता है, तब यह गणना होता है, ठीक है। क्रम दोस्तों कब होता है, जब आप कहते हैं पहला दूसरा तीसरा, देखिएगा परीक्षा में क्या दिया है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, तब दोस्तों यहां पे क्या हो जाता, तब यह क्रमवाचक होता। अभी ये जो दे रहा है यह आवृत्तिवाचक है, ठीक है। जैसे आपके सामने दे दे दुगुना, आपके सामने दे दे तिगुना, आपके सामने दे दे चौगुना, ठीक है, चौगुना, 5 गुना 10 गुना 20 गुना, तो आवृत्तिवाचक कहा जाता है। समुदायवाचक में क्या आता है दोस्तों, जैसे भीड़ आ गया, कहीं पे भीड़ आ गया, लोग की बात हो रही है, कक्षा की बात हो रही है, तो आप समझिए यहां बहुत सारे लोग होंगे, संख्यावाचक नहीं, तो यहां पर आप याद रखेंगे आवृत्तिवाचक हो जाएगा, ये आपका जवाब। और ये आवृत्तिवाचक विशेषण है, ये सब क्या है दोस्तों, ये मैं विशेषण के प्रकार बता रहा हूं। तो आज आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सबका सवाल देखा। एक एक सवाल आपने सबसे देखा ना, पीछे आपने क्रिया में पढ़ा ना, प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आपने लगभग हर एक चैप्टर को टच कर लिया। एक सवाल और देखिए, कह रहा कदाचित आज रोहन आए, यह किसका उदाहरण है, किस वाक्य का दोस्तों उदाहरण है। मैं काल एक चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि किसका उदाहरण है, कि कदाचित आज रोहन आए, अभी आया तो है नहीं, आए यानी कंफर्म हो गया कि भविष्य काल का है। इसमें देखिए भविष्य काल में आसन्न तो होता ही नहीं, तो ये तो हटा दीजिए, ठीक है। संदिग्ध दोस्तों, संदेह भविष्य में कहां होगा, आप बताइए भाई। जो समय देखिए संदिग्ध हमेशा बीते हुए समय और वर्तमान में हो सकता है, भविष्य में संदेह कहां होगा, भविष्य में संभावना हो सकता है, संदेह नहीं। आप बताइए, संभावना होगा ना कि कल वर्षा होगी, कल रोहन आएगा, ये हो जाएगा, फला ढेका, ये जितना आपके दिमाग में है तो संभावना है। संदेह कहां पैदा होगा यार, भविष्य में। तो आप कहां जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये तो पक्का नहीं होगा। ये दोस्तों संभावना ही बता रहा है कि कदाचित आए, हो सकता ना भी आए, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा ये संभाव्य भविष्य का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कविता सविता से अच्छा गाती है, कविता जो है सविता से अच्छा गाती है, यहां पर कौन सा कारक है यह आपको बताना है। एक दिन मैंने दोस्तों आपको अपादान कारक के बारे में बताया था, ठीक है। वैसे आप से को देख करके कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को करण से, क्योंकि करण में से होता है तो बहुत सारे बच्चे यहां से चूज कर सकते हैं, लेकिन यह जवाब दोस्तों गलत है। कर्ता का पहचान चिन्ह ने होता है, लेकिन यह भी गलत है। यहां जो सही उत्तर होगा यह अपादान होगा, ठीक है। अपादान में देखिए क्या क्या होता है, कभी भी दोस्तों अलगाव का कहीं भी भाव आ जाए, ठीक है, कहीं भी दोस्तों दूरी का भाव आ जाए कि बनारस से कलकत्ता 700 किलोमीटर दूर है, दूरी का भाव, हमारे घर से विद्यालय 5 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से बाजार 2 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से नदी 5 किलोमीटर दूर है, कभी भी दूरी की बात आ जाए, कभी भी दोस्तों तुलना की बात आ जाए, ठीक है, तुलना की बात आ जाए कि कैटरीना कैफ ऐश्वर्या राय से सुंदर है, ठीक है, कमेंट मत करना इस पर, मैं बता रहा हूं केवल, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी तुलना की बात आ जाए, कहीं भी शर्म की बात आ जाए, ठीक है, कि मोहन बहुत शर्माता है, हाँ, या सोहन बहुत लजाता है, शर्माने लजाने की बात आ जाए, एक ही बात है शर्माना लजाना, ठीक है, इसकी बात आ जाए, या कहीं दोस्तों डरने की बात आ जाए, ठीक है, क्या डरने की बात आ जाए दोस्तों, कि मोहित शेर से डरता है, कुत्ते से डरता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये डरने की बात आ जाए, तो जब कभी ये शब्द आ जाए, कहीं भी इस तरह के वाक्य आते हैं, तो आंख मूंद कर ये बताइए वहां अपादान है। अब इससे विस्तार से मैं आपको क्या पढ़ा दूं यार, अब इतना जो इंसान फ्री में पढ़ा सकता है, जब आप पेड में आएंगे तब आप एक एक चीज पे और विस्तार से देखेंगे। और पेड क्लास मैंने सिर्फ पढ़ाया नहीं है, जिस तरह से आप यहाँ सवाल हल कर रहे हैं ना, ऐसे 3000 सवाल अपने पेड कोर्स में पढ़ाया हूँ, 3000 सवाल यार, ठीक है, मायने रखता है। एक एक चैप्टर में खूब खूब सवाल प्रैक्टिस कराएं। और मैं बच्चों से बोलता भी हूँ कि आपको कहीं भी लगे कि नहीं कम प्रैक्टिस, आप मुझे, बच्चे डर के मारे बोलते नहीं है कि सर और पढ़ा दीजिए, कहते हैं थक गए हैं सर पढ़ पढ़ के, इतना आपने पढ़ा दिया ना, ये तो पेट नहीं भर जाता है, आत्मा तृप्त हो जाना। तो बैच में वो हालत है, ठीक है, एकदम आत्मा। मैं तो मनाता हूँ यार कुछ कहो ना हमसे, क्या पढ़ना है,
क्या पढ़ना, कुछ कहो, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ और कर सकूं, ठीक है, मेरी ये मनसा होती है, लेकिन आप कुछ कहते नहीं। अरे कहो मेरे भाई, ठीक है, आपके पास नंबर होगा ऑफिस का, आपने कोर्स ज्वाइन किया तो नंबर मिला होगा, फोन कीजिए, हाँ सर ये वाला चैप्टर में थोड़ा और पढ़ाइए, बस आप पढ़ने के लिए राजी रहो ईमानदारी से, ठीक है। मैं बात करता हूँ एक एक बच्चों से, जिसका भी इसी तरह का कुछ इशू हो, मैं बात करने के लिए हमेशा जो है तैयार रहता हूँ। आगे शब्द दे रहा अर्वाचीन का विलोम। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? तो अर्वाचीन का विलोम हो जाता है प्राचीन। क्या हो जाता है? अर्वाचीन का प्राचीन हो जाता है। नूतन का विलोम दोस्तों पुरातन हो जाता है, ठीक है। फिलहाल ये तो जवाब होगा नहीं, नवीन भी नहीं होगा दोस्तों, नवीन का प्राचीन भी हो सकता है, अर्वाचीन का भी प्राचीन हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। कर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात दोस्तों किसने किया था? हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों सबसे पहले किसने लिखा था? आप उनका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे दोस्तों तो रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने राइटर हैं इनमें से सभी लोगों ने दोस्तों इतिहास लेखन किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। लेकिन सवाल यह है कि सूत्रपात की बात कर रहा है। सूत्रपात मतलब सबसे पहले किसने लिखा, आपको यह बताना है। क्या बताना दोस्तों? सबसे, तो याद रखेगा सबसे पहले दोस्तों गारसा दत्तासी ने लिखा है। और कब लिखा था? गारसा दत्तासी एक फ्रेंच विद्वान था। गारसा दत्तासी एक फ्रेंच विद्वान था और इसने जो ये लिखा है किताब दोस्तों, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधित, वो 1839 ईस्वी में दोस्तों लिखा। कब लिखा दोस्तों? 1839। इसीलिए अच्छा, वो प्रेम सागर जो आपने पढ़ा था लल्लू लालो तो 1830, तो किताब था ना। यहां हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की बात हो रही, ठीक है, कि हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास कब लिखा गया, किसी एक किताब, किसी एक समाचार पत्र की बात नहीं हो रही है, ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो 1839, हालांकि इसके कुछ समय बाद शिव सिंह सेंगर ने भी दोस्तों रचना किया, ठीक है। जो टाइम था उनका 1865, आर्य समाज 65 में दोस्तों शिव सिंह सेंगर ने दोस्तों रचना किया था। इनकी रचना भी इन्हीं के नाम से है, नाम है शिव सिंह सरोज। उस रचना का नाम है शिव सिंह सरोज, ठीक है। शिव सिंह सरोज दोस्तों जो कृति है, ठीक है, इस कृति को दोस्तों उन्होंने लिखा था 1865 में, ठीक है। और इसमें दोस्तों बहुत मेहनत करके उन्होंने 998 कवियों का संकलन किया, ठीक है। कवियों का या आप लिख सकते हैं लेखकों का संकलन दोस्तों इस किताब में किया गया। सोचो कितना ब्रॉड है बुक, ठीक है, लेकिन ये बाद में लिखी गई, इस वजह से जो है यहां पर कोई बात होती नहीं है। इसी तरह से जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी दोस्तों एक किताब लिखा है, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा है। कैसा लिखा दोस्तों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोस्तों इन्होंने लिखा है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए इनकी वाली बुक को मॉडर्न कहा जाता है, मॉडर्न लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखें। उसे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर कहा जाता है। और ये तो बहुत बाद में इन्होंने लिखा है। ये किताब आई 1888 ईस्वी में। कब आई? 1888 में। एक किताब और आया, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। कोई व्यक्ति अपना जो भारत का है, इन्होंने एक किताब लिखा, लेकिन ये किताब दोस्तों इन्होंने 1929 में लिखा था, तो बहुत बाद में लिखा है, तो इसकी तो बात ही करना बेकार है, ठीक है। तो यहां पर गारसा दत्तासी जो है दोस्तों, ये साहित्य के सवाल है। मैंने कहा ना, इस क्लास को पढ़ने से टीजीटी पीजीटी के सवाल भी आपके कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह के सवाल तो बनते हैं वहां पे। लोग टीजीटी पीजीटी को बड़ा हुआ मान के, अरे हुआ कुछ नहीं होता भाई, आप पढ़ेंगे तो कुछ हुआ नहीं है, सब आपके दिमाग का भ्रम है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीधे हम पहुंचते हैं अपने गद्यांश पर। मैंने आपको सिखाया कि पहले गद्यांश नहीं पढ़ना, पहले क्या करना है, आपको गद्यांश का प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़िए। कह रहा है गद्यांश के अनुसार हिंदी भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, यह बताइए। हिंदी भाषा की विशेषता बताना है। लिख रहा है यह भारत की एक प्राचीन भाषा है। अच्छा, हमको तो नहीं लगता। हमने तो पढ़ा है कि हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश का जन्म प्राकृत से हुआ है, प्राकृत का जन्म पाली से हुआ है, पाली का जन्म संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, हिंदी तो है नहीं। खैर, हमें इससे क्या मतलब। करा इसका व्याकरण वैज्ञानिक और व्यवस्थित है, यह अंग्रेजी के समान प्रभावशाली है, यह केवल भारत में बोली जाती है, इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश है। अब यहां पर कौन सा जवाब सही होगा वो तो यहां पढ़ने पर पता चलेगा। लिख रहा है मानव जीवन में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
भाषा न केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, बल्कि यह समाज में संवाद और संस्कृति के संरक्षण का आधार भी है। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ एक व्यापक संवाद की भाषा है। हिंदी का व्याकरण इसकी विशेषता को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, हिंदी का व्याकरण ही है वो जो इसको प्रभावशाली बनाता है। यहां लिखा है ना, और यही आपसे पूछा था कि हिंदी भाषा को कौन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो हिंदी व्याकरण का वैज्ञानिक और व्यवस्थित होना, ये आपका जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 चूज कीजिए तुरंत, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। करा गद्यांश के अनुसार हिंदी व्याकरण के कौन से नियम इसे व्यवस्थित बनाते हैं? ठीक है, क्या मुहावरा और लोकोक्ति, संधि समास और उपसर्ग, तत्सम तद्भव, धातु क्रियाएं, व्याकरण की परिभाषा और उपयोग, इसे कौन प्रभावशाली बनाता है वो देख लेते हैं। करा व्याकरण इसकी विशेषता को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य संरचना और लिंग निर्धारण जैसे अनेक नियम हैं जो इसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाते हैं। ठीक है, तो यानी आपको अपना जवाब मिल गया। ठीक है, संधि, समास, उपसर्ग। ठीक है, तत्सम तद्भव की बात कहीं नहीं लिखी है, मुहावरा लोकोक्ति नहीं है, धातु क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों पुनः इस सवाल का क्या हो गया? सही जवाब हो गया। इसके पहले भी बी वाला सही था। आगे देखिए, करा हिंदी व्याकरण की शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं है। मेरे मन की बात लिख दिया भाई कि हिंदी भाषा केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं है। करा इस कथन से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? मैं ही लेखक हूं, इस चीज को मैंने ही लिखा। ठीक है, आप किसी किताब में सर्च करिएगा, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। मैं आपको बोला ना, कभी नहीं मिलेगा। जब मैंने दे दिया चैलेंज तो कर लेना, जब लिखा हूं तो मिलेगा कहां से? करा व्याकरण केवल शिक्षा का माध्यम है? अरे इसी बात को तो कह रहा कि नहीं है। करा व्याकरण भाषा के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करता, विकसित करता, वो तो पढ़ने पता चलेगा। व्याकरण का उपयोग केवल परीक्षाओं तक सीमित होना चाहिए। व्याकरण का महत्व आधुनिक युग में कम हो गया है। व्याकरण का अभ्यास केवल साहित्य के लिए किया जाना चाहिए। अब क्या सही है क्या गलत, वो तो हमें यहां पढ़ने से पता चलेगा। लिख रहा है, यहां से पढ़िए। करा आज के समय में भाषा के क्षेत्र में अनेकों समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। विशेषतः अंग्रेजी के अंधानुकरण के कारण हिंदी के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग घट रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हिंदी व्याकरण की शुद्धता में भी कमी आ रही है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें हिंदी भाषा और उसके व्याकरण को समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। हिंदी व्याकरण की शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं है, बल्कि दोस्तों क्या करा, बल्कि यह भाषा के प्रति संवेदनशीलता और अनुशासन विकसित करने का माध्यम भी है। क्या है? संवेदनशीलता और अनुशासन विकसित करने का माध्यम है। पुनः आपका बी उत्तर हो गया। क्या? ये तो लगातार बी वाला ही सही होता चल रहा है। अरे तो परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगला सवाल कह रहा है गद्यांश के अनुसार हिंदी व्याकरण को संरक्षित करने का प्रमुख उपाय क्या है? कैसे हिंदी व्याकरण को संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है? कह रहा हिंदी में नए शब्दों का निर्माण, हिंदी व्याकरण को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखना, हिंदी व्याकरण को समझना और दैनिक जीवन में उपयोग करना, अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में शामिल करना, केवल साहित्यकारों को व्याकरण सीखने के लिए प्रेरित करना। आगे भी पढ़ लीजिए। ठीक है, हिंदी व्याकरण को शिक्षा का नहीं है बल्कि यह इसका माध्यम है। अतः हमें अपने दैनिक जीवन में हिंदी व्याकरण का प्रयोग करके इसे संरक्षित और प्रोत्साहित करना चाहिए। यह दैनिक जीवन में प्रयोग की बात कर रहा है। इस बार आपका उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भाव को लेके चलना है, ऑटोमेटिक दोस्तों आपको ये उत्तर मिलने लगेगा। आगे बढ़िए। करा कि हिंदी के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग घट रहा है। ऊपर बताया था ना कि हिंदी के शब्द और मुहावरों का प्रयोग दोस्तों घट रहा है। कहां पे? कहां? यहां। ठीक है, यहां लिखा है कि अंग्रेजी के अंधानुकरण, जो हम आन्हन होकर खाली अंग्रेजी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, उसके कारण हिंदी के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग घट रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप हिंदी व्याकरण की शुद्धता में भी कमी आ रही है। ठीक है, यही लिखा था यहां पे, वही बता रहा है कि घट रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? करत क्षेत्रीय भाषाओं का बढ़ता प्रभाव नहीं, अंग्रेजी भाषा का अंधानुकरण दोस्तों, ये यहां पे कारण बताया गया है। तो एक बार फिर से ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? आराम से आपने किया और देखिए एक बार में ये आपका पूरा का पूरा दोस्तों आपने कवर कर लिया, सही हो गया। अच्छा, हिंदी तो आपकी यहां से तैयार हो जाएगी। सर जीएस कहां से पढ़ें? जीएस के लिए मैं आपको दो बातें बताऊं दोस्तों। जीएस पूरी तरह से फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, फ्री में पढ़ाया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं इसका। ठीक है, अब तक दोस्तों 400 से अधिक क्लास जो है ये जीएस में दी जा चुकी है
अब तक दोस्तों 12,000 से अधिक सवाल जो है आपको कवर कराए जा चुके हैं और आप पढ़ने में बस खाली देर कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो इसको 45 लेक्चर में पढ़ाया गया, ठीक है। आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो 46 से लेकर 91 लेक्चर में पढ़ाया गया। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इसे लगभग 60 लेक्चर में पढ़ाया गया, 58 लेक्चर यहाँ पे, ठीक है। आप अगर संविधान पढ़ना चाहते हैं तो संविधान दोस्तों कुल 80 लेक्चर में आपको पढ़ाया गया। कितना लेक्चर? 80। 151 से लेकर 230 तक दोस्तों ये संविधान पढ़ाया गया। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो यह पूरे 100 लेक्चर में पढ़ाया गया, ठीक है, केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों ये 331 से 402 तक पढ़ा दिया गया है और अभी दोस्तों ये क्लास चल रही है। आप चेक कर लीजिए, ये जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है हम लोग साइंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, तो आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक फायदा है। देखिए कहीं ना कहीं तो आप पढ़ ही रहे होंगे यूट्यूब की सहारा लेकर के, लेकिन मैं कहता हूं आप स्टडी 91 को अपना सहारा बनाइए। उससे क्या होगा ना कि विषय कंप्लीट होगा और लोगों के यहां पढ़ेंगे तो मजा बहुत आ सकता है आपको, लेकिन परीक्षा में ये नहीं पता हो पाएगा आपको कि नहीं हमने हर चैप्टर पढ़ा है। कभी आपकी आत्मा कहेगी नहीं। आप हमारे साथ पढ़ेंगे ना, मान लीजिए आपने 45 लेक्चर पढ़ा ना, तो आपकी आत्मा कहेगी हाँ हमने एक बार इतिहास के सब चैप्टर को पढ़ा, हर एक टॉपिक को पढ़ा। कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको न पढ़ा हो, जिस पर हमारा ध्यान न गया हो। हर एक टॉपिक को हमने टच किया, ये आपकी अंतरात्मा आपसे कहेगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं आप मेरी बात मानिए, शुरुआत के 10-15 लेक्चर देखिए, अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं कहां जोर जबरदस्ती कर रहा हूं पढ़ने के लिए। तब आप फिर आप जैसे इच्छा वैसे पढ़ेगा, लेकिन एक बार ट्राई तो कीजिए। ट्राई करेंगे तो फायदा दोस्तों आपका रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ये हमारा नया एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल। सारे पेड कोर्स दोस्तों यहीं पे चलते हैं, आप चाहें तो जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, आपको लग रहा हो कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, तो लाइक कमेंट और शेयर 3 चीज़ दोस्तों जरूरी है, ठीक है। देखिए हमारा कोई और नहीं है ना, हमारे पास बहुत बड़ी टीम है ना, हम एडवर्टीजमेंट का बहुत सहारा लेते हैं, ठीक है। छोटे लोग हैं, बहुत आराम से काम करते हैं, परिस्थितियां भी बहुत विपरीत आती हैं, समस्याएं भी बहुत आती हैं, लेकिन सबसे लड़ते हुए ठान के बैठे कि नहीं आपको शिक्षित करना है, पढ़ाना है, तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट के चकाचौंध से बहुत दूर, बहुत शांति से, गंभीरता से शिक्षा जिस तरह से दी जानी चाहिए सिर्फ उस पर फोकस करके हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा हो कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो सहयोग कीजिए, यही आपसे निवेदन है। बाकी सब ईश्वर की कृपा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।